everyone, welcome or welcome back to the channel. Myself Riddhi and welcome to Riddhi's Realm. This is part 2 of the last lesson. In first part we have discussed about the significance of the topic and the summary of the chapter, and today we are going to discuss the character sketch of the characters and we are going to discuss the themes of the chapter. जिससे क्या होगा, you will get a in-depth knowledge about the whole chapter, and if you haven't watched the first part you can check the link down in the description. So without further ado, let's begin the video. इस वीडियो में we are going to cover the characters and the theme of the last lesson, which is the first chapter of class 12 CBSE English. So we are going to study the themes and the characters. अगर themes की बात करें तो in this chapter इसमें दिखाया गया है द डिज़ायर फॉर मदर टंग को लेके कैसा डिज़ायर दिखाया गया है। उस टाइम ऐसा डिज़ायर दिखाया गया है कि जब वॉर के वजह से पीपल लूज़ देयर कल्चर, देयर लैंड और देयर मदर टंग, तब उनके मन में कैसा फील होता है, उनकी फीलिंग्स दिखाई गई है। उनका एक तरीके से अपनी मदर टंग को और अपने कल्चर को दोबारा पाना, वो डिज़ायर दिखाया गया है उनके ऊपर। और दूसरा लॉस ऑफ लैंड एंड लैंग्वेज कैसे दिखाया गया है, ये एक तरीके से फीलिंग्स दिखाता है लोगों की जब उनके लैंड उनसे छिन जाते हैं, उनका कल्चर उनसे छिन जाता है, उनका लैंग्वेज उनसे छिन जाता है। तो इट बेसिकली शोज़ द ग्रीफ ऑफ द पीपल जब उनसे ये चीज़ें छिन जाती हैं। और अगर आगे और बात करें तो इसमें एक तरीके से फ्रांस का अफेक्शन भी दिखाया गया है। अचानक से जो अफेक्शन फ्रांस को हो जाता है व्हेन ही कम्स टू नो कि अब ही विल नॉट बी स्टडिंग द फ्रेंच लैंग्वेज एनी मोर और कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो अचानक से जो फ्रांस के मन में अचानक से अफेक्शन, सडनली अफेक्शन जो उनका उसका डेवलप हो जाता है अपने मदर टंग को लेके, वो दिखाया गया है। और इसमें सबसे बड़ा जो थीम है ना, लॉस ऑफ लैंग्वेज और कल्चर तो चलो है ही, पर दूसरा एक तरीके से जो मेरे हिसाब से भी एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल थीम भी एक तरीके से कह सकते हैं, ये भी दिखाया गया है कि इसमें ह्यूमंस के बिहेवियर को शोकेस किया गया है। जैसे कैसे इंसानों के पास जब कोई चीज़ होती है तो उसकी वो इतनी वक़्त नहीं करता, उतनी वो वैल्यू नहीं करता, और जैसे ही इंसान के पास से वो चीज़ जो होती है जाने वाली होती है तो अचानक से उसके मन में कैसे उसके लिए फीलिंग्स, कैसे उसके लिए अफेक्शन, कैसे उसकी वैल्यू उसके लिए बढ़ जाती है इंसान की, है ना। तो इसमें एक तरीके से ह्यूमन के बिहेवियर को भी शोकेस किया गया कि इंसान कैसा है। जब उसके पास था तब तो उसने वैल्यू किया नहीं, और अब जब जा रहा है या जा चुका है या जाने के बस एक एंड में ही है, तो उसको अचानक से उसकी वैल्यू आ जाती है और उसके प्रति उसका प्यार उमड़ आता है, उसका अफेक्शन आ जाता है ना। तो ये बेसिक थीम्स हैं इस चैप्टर के। और अगर हम बात करें करेक्टर स्केच के बारे में, तो अगर फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस तो एक तरीके से हम लोग के चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट या नरेटर ही है, क्योंकि उसी के तो थ्रू पूरी स्टोरी दिखाई गई है। उसी ने एक तरीके से अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पूरी स्टोरी नरेट करी है, तो वो नरेटर या प्रोटैगनिस्ट है। दूसरा, एक तरीके से फ्रांस को केयरलेस भी कहा जा सकता है, केयरलेस या इग्नोरेंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि देखो जब वो स्कूल जा रहा होता है और बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत सारे लोग होते हैं तो वो रुकता ही नहीं है, वो सीधा चला जाता है और वो इग्नोर कर देता है कि छोड़ो यार, आई होगी, वॉर हो रही है, वैसे भी कोई ना कोई टेढ़ी मेढ़ी न्यूज़ आती ही रहती है। तो उसने देखने के लिए वो रुका ही नहीं, तो ये दिखाता है वो कितना केयरलेस है। दूसरा, इमोशनल भी उसको दिखाया गया कि कैसे अचानक से सडनली जब उसके मन में फीलिंग्स आ जाती हैं, इमोशंस आ जाते हैं अपनी लैंग्वेज को लेके, तो ये दिखाया गया कि फ्रांस इस पॉइंट ऑफ टाइम में एक इमोशनल पर्सन की तरह भी शोकेस किया गया है। तो इमोशनल दिखाया गया है, इग्नोरेंट या केयरलेस दिखाया गया है, और कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेंट भी दिखाया गया है कि कैसे स्कूल जाते वक्त जब उसने देखा कि एम हेमिल की ड्रेसिंग थोड़ी सी चेंज है, कैसे उसने देखा कि पीछे बैक बेंचेस जो यूजुअली खाली रहती है उसमें आके विलेजर्स बैठे हुए हैं, तो वो ऑब्जर्वेंट भी है। मतलब स्टोरी की एंड में वो कहीं ना कहीं इमोशनल दिखाया गया है, एंड में ही या मिडिल पार्ट में ही वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेंट दिखाया गया है, और फर्स्ट में ही मतलब स्टोरी की स्टार्टिंग में ही वो कहीं ना कहीं केयरलेस और इग्नोरेंट दिखाया गया है अपने लैंग्वेज और ये बुलेटिन बोर्ड वाले पूरे सिचुएशन को लेके। अब देखो इसमें भी आ गया कि पे अटेंशन टू योर टीचर, मतलब हम लोग भी अब एम हेमिल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि फ्रांस की बात बहुत हो गई। अब करेक्टर स्केच की अगर बात करें एम हेमिल के बारे में,
तो एम हेमिल डेडिकेटेड है, डिटरमाइंड है अपनी लैंग्वेज को लेके, लैंग्वेज को सिखाने को लेके। दूसरा, वो स्ट्रिक्ट इन नेचर है। कहीं ना कहीं फ्रांस का उनसे डरना, होमवर्क नहीं करना और डर लगना कि यार वो क्या कहेंगे, जब वो क्लास में जाता है मैं कम इन बोलता होगा सर को, और सर ने चुपचाप उसको अंदर ले लिया बिना कुछ बोले, तो वो कहीं ना कहीं शोकेस कर रहा है फ्रांस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसको कहीं ना कहीं एम हेमिल स्ट्रिक्ट लगते थे, पर चलो उस दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो सिचुएशन अलग थी। तो वो स्ट्रिक्ट इन नेचर थे, डेडिकेटेड थे, डिटरमाइंड थे अपने पढ़ाने को लेके, तभी तो 40 years ऑफ सर्विस उन्होंने दी है। दूसरा, पेट्रियाटिक हैं। पेट्रियाटिक कैसे हैं? जैसे वो लिखते हैं विव ला फ्रांस, और फ्रांस बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड की, तो वो दिखाते हैं कि वो अपने लैंग्वेज को लेके कितना पेट्रियाटिक फील करते हैं। दूसरा, वो करेजियस हैं। तो करेजियस ऐसे हैं कि उनको पता था कि अब लास्ट लेसन है और कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी, पर फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं ये सोचा, इमोशनल होने के बावजूद भी उन्होंने वो लास्ट लेसन लिया, उससे पार्टिसिपल्स के बारे में पूछा, फ्रांस से हिस्ट्री की क्लास ली, ग्रामर की क्लास ली। तो ये दिखाता है कि वो करेजियस हैं और अपने इमोशंस को साइड में रख के एक प्रैक्टिकल वे से पूरे थिंग को लुक आउट करते हैं, पूरे सिचुएशन को लुक आउट करते हैं और करेजियस शोकेस करते हैं। तो एम एम एल डेडिकेटेड शोकेस करते हैं अपने आप को, स्ट्रिक्ट हैं थोड़े नेचर में, पेट्रियाटिक हैं और करेजियस हैं। और वही फ्रांस हमारा केयरलेस है, इमोशनल है, ऑब्जर्वेंट है और स्टोरी का तो प्रोटैगनिस्ट है ही। तो यही है छोटी सी थीम्स और करेक्टरिस्टिक्स की वीडियो। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और समझ आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।